नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में अभिव्यक्ति माध्यम का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग प्रकार के जनसंचार माध्यम हैं और उन अलग अलग जनसंचार माध्यमों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जब भी हम किसी संचार माध्यम के लिए लेखन कार्य करते हैं तो उसकी भी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पहला चीज है विभिन्न जनसंचार माध्यमों की शक्ति और सीमाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग जनसंचार माध्यमों की कुछ खूबियां होती हैं और कुछ खामियां होती हैं, और यही कारण है कि एक एक करके नए नए जनसंचार माध्यम हमारे सामने आते गए। पहले प्रिंट मीडिया था, यानी न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं हुआ करती थी। उसके बाद रेडियो का चलन हुआ, टेलीविजन का चलन हुआ और लोग ये कहने लगे कि अब अखबारों का जमाना चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आज टेलीविजन और इंटरनेट के जमाने में भी अखबार पढ़े जा रहे हैं। इसी तरह रेडियो के बाद जब टेलीविजन आया तो लोगों को लगा कि अब टेलीविजन ज्यादा अच्छा माध्यम है रेडियो की अपेक्षा, तो रेडियो अब सुनने वाला कोई नहीं होगा, रेडियो का जमाना चला गया। लेकिन रेडियो आज भी है। टेलीविजन के बाद इंटरनेट का आगमन हुआ तो इंटरनेट को लेकर लोग कहने लगे कि अब टेलीविजन का जमाना चला जाएगा, सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसलिए टेलीविजन का जमाना चला जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी टेलीविजन आज भी देखा जा रहा है। कहने का मतलब, पहले प्रिंट माध्यम था, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविजन आया, फिर इंटरनेट आया, लेकिन इन सब चीजों के आने से पिछला माध्यम आउटडेटेड नहीं हुआ या पिछले माध्यम को लोगों ने बायकॉट नहीं किया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी खूबियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हर माध्यम को एक दूसरे से यूनिक बनाती हैं। यानी एक माध्यम में जो खूबी है वो दूसरे में नहीं है। यही कारण है कि नए माध्यमों के आने के बावजूद जो पुराने संचार माध्यम थे वो अनुपयोगी नहीं हुए, यानी पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं हुए, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न जनसंचार माध्यम की शक्ति क्या है या सीमाएं क्या हैं, यानी खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन की विशेषताएं। जब हम प्रिंट माध्यम यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए लिखते हैं तो उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, रेडियो के लिए लिखा जाता है तो उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, टेलीविजन के लिए लिखते हैं तो उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इंटरनेट के लिए लिखते हैं तो उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो है टेलीविजन समाचारों के विभिन्न घटक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। टेलीविजन समाचारों में समाचार प्रस्तुत करने के तौर तरीके दिन पर दिन बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ नई नई तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है। तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं या वर्तमान में समाचार प्रस्तुत करते समय कौन कौन सी टेक्निकल चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उनको थोड़ा सा देखना है। इन टेक्निकल टर्म्स को देखना है और ये टेक्निकल टर्म्स के डिफिनीशन आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्या चीजें हैं ये टेक्निकल टर्म? सबसे पहली चीज, फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, ड्राई एंकर किसे कहते हैं, फोन इन किसे कहते हैं, एंकर विजुअल किसे कहते हैं, वॉइस ओवर, नेट साउंड, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज, ये सब क्या चीजें होती हैं, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंट माध्यम यानी समाचार पत्र और पत्रिकाओं की क्या खूबियां हैं या क्या खामियां हैं। इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, प्रिंट माध्यम की दो खूबियां बताइए या प्रिंट माध्यम की दो खूबियां या दो खामियां बताइए, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। खूबियों को किसी माध्यम की शक्ति भी कहते हैं और जो खामियां हैं वो किसी माध्यम की सीमा भी कहते हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी माध्यम के बारे में जैसे पूछा जाएगा कि श्रव्य माध्यम की दो सीमाएं बताइए और दो शक्ति बताइए, या दो खूबियां बताइए और दो खामियां बताइए, तो एक ही चीज है। तो इसको आपको समझना है, इसको बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक बार आपके दिमाग से होकर ये चीजें गुजर जाती हैं तो निश्चित रूप से हमेशा आपको ये याद रहेंगी, बस आपके दिमाग में एक बार ये आनी चाहिए। तो पॉइंट वाइज हम कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट माध्यम की खूबियां क्या क्या है, यानी उसकी ताकत क्या है।
जो औरों से इसको विशेष बनाती है, अलग बनाती है। पहला पॉइंट है, छपे हुए शब्दों में अस्थायित्व होने के कारण इसमें समय, स्थान या विषय की बाध्यता नहीं होती है। आप इसे कभी भी, कहीं भी और किसी भी पेज से पढ़ना शुरू कर सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। ये इसकी खूबी है। जैसा कि आप देखते हैं रेडियो में या टेलीविजन में जो कुछ भी आप देखते हैं वो रेडियो और टेलीविजन के अपने टाइम टेबल के अनुसार ही आप देख सकते हैं। जिस समय वो कार्यक्रम प्रसारित होगा उसी समय आप उसको देख सकते हैं। आप जब चाहें तब उसे नहीं देख सकते। लेकिन न्यूज़पेपर में ये समस्या नहीं है। आप जब चाहें तब सुबह, दोपहर, शाम कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जहां चाहें वहां बैठ के पढ़ सकते हैं। कभी छत पे बैठ के पढ़ सकते हैं, बरामदे में पढ़ सकते हैं, रूम में पढ़ सकते हैं। और जो समाचार आपको अच्छा लगता है उसको पहले पढ़ लीजिए। आपको खेल खिलाड़ी का समाचार अच्छा लगता है तो पहले खेल खिलाड़ी वाला समाचार पढ़ लीजिए। आपको राजनीतिक समाचार अच्छा लगता है तो पहले राजनीतिक समाचार का पेज पलटिए, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन रेडियो में और टेलीविजन में आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस क्रम में वो समाचार आपको दिखाता है उसी क्रम में आपको सुनना है। जैसे खेल खिलाड़ी का समाचार सबसे अंत में आता है टेलीविजन में, तो आपको पूरा समाचार सुनना है और लास्ट में खेल खिलाड़ी का समाचार आपके लिए आएगा। तो ये इसकी खूबी है, ये इसकी ताकत है कि आप अपनी सुविधानुसार कभी भी, कहीं भी और किसी भी पेज से समाचारों को पढ़ना आरंभ कर सकते हैं। दूसरी इसकी ताकत क्या है कि समाचार पत्र या पत्रिकाएं लिखित रूप में होती हैं। और जब भी कोई चीज लिखित रूप में होती है तो उसमें व्याकरण की शुद्धता, भाषा की शुद्धता पर बड़ा जोर दिया जाता है। और जब लिखित रूप में भाषा शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध है, व्याकरण शुद्ध है, तो निश्चित रूप से जो बात उसमें कही गई है वो बिल्कुल स्पष्ट होगी। कई बार आप रेडियो टेलीविजन पर देखते हैं एंकर बोलता है पर वो क्या कहना चाहता है स्पष्ट नहीं हो पाता है, गोलमोल चीजें हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से कई बार लिखी हुई चीज नहीं पढ़ता है, अपनी बात बोलता है। लेकिन न्यूज़पेपर में लिखी हुई चीजें होने के कारण पूरी तरह स्पष्ट होती हैं। और अगर नहीं भी स्पष्ट है तो भी आप एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ सकते हैं, तो इससे चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए आप बीच में रुक करके समझ सकते हैं। अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आई तो उसको 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं, बीच में रुक करके उस पर सोच सकते हैं। लेकिन रेडियो टेलीविजन में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेडियो टेलीविजन में जब आप रुक कर सोचने लगेंगे तब तक समाचार वाचक आगे निकल जाएगा और अगला समाचार आपसे मिस हो जाएगा। तो इस तरह से रेडियो और टेलीविजन में आप ये सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन समाचार पत्र पत्रिकाओं में आप पढ़ते हुए बीच में रुक करके चिंतन कर सकते हैं, एक बार नहीं दोबारा पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ शक्ति हैं कुछ ये समाचार पत्र की या प्रिंट माध्यम की। लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भी कुछ खामियां भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब वो नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, यानी खामियां देखते हैं। सबसे पहली खामी तो यही है कि समाचार पत्र केवल पढ़े लिखे लोगों के यानी साक्षर लोगों के लिए ही उपयोगी है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए ये बिल्कुल अनुपयोगी है। जबकि रेडियो और टेलीविजन में क्या होता है, अनपढ़ व्यक्ति है वो भी देख करके, पढ़ करके, सुन करके न्यूज समझ सकता है। तो ये इसमें एक सबसे बड़ी खामी है। दूसरी खामी क्या है कि समाचार पत्र या पत्रिकाएं एक निश्चित अवधि के बाद ही प्रकाशित होती हैं, जबकि देश दुनिया में खबरें हर मिनट, हर सेकेंड कुछ न कुछ घटित हो रहा है। तो इसमें नई खबर अब एक निश्चित अवधि के बाद ही प्रकाशित होगी। जैसे समाचार पत्र हर 24 घंटे के बाद प्रकाशित होता है, तो 24 घंटे के बाद ही नई खबर आएगी। इसी तरह से पत्रिकाएं भी साप्ताहिक होती हैं, मंथली होती हैं, तो एक सप्ताह और एक महीने के बाद प्रकाशित होंगी, तो उसके बाद ही उसमें नई जानकारी आएगी। यानी इसमें त्वरित रूप से अपडेट नहीं होता है, त्वरित रूप से घटनाओं की ताजा जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक निश्चित अंतराल के बाद ही ये प्रकाशित होते हैं। तो ये है कुछ खामियां। अब चलते हैं अगले माध्यम के ऊपर। अगला माध्यम है श्रव्य माध्यम, जिसमें रेडियो आता है। रेडियो एक बहुत व्यापक माध्यम है, बहुत ही ताकतवर माध्यम है, लेकिन इसकी भी कुछ शक्ति है तो कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी खूबियां देखते हैं। खूबियां क्या है इसमें? श्रव्य माध्यम होने के कारण यह साक्षर और निरक्षर सभी लोगों के लिए उपयोगी है। पढ़ा लिखा आदमी नहीं तो भी रेडियो सुन करके खबरों को समझ सकता है।
इसी तरह से दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है, दूसरी जो ताकत है वो है कि बहुत बड़े व्यापक श्रोता वर्ग तक इसकी पहुंच है। यानी अब तक जितने भी जनसंचार के माध्यम हैं उनमें सबसे ज्यादा पहुंच रखने वाला माध्यम है रेडियो। यहां तक कि दूर दराज के पहाड़ों में, समुद्रों में, आइलैंड्स में, जहां न तो इंटरनेट काम करता है, न फोन काम करता है और न ही टेलीविजन काम करता है, कोई नेटवर्क काम नहीं करता, वहां पर भी रेडियो सिग्नल काम करते हैं, वहां पर भी रेडियो सुना जा सकता है। तो रेडियो की पहुंच बहुत व्यापक श्रोता वर्ग तक है, ये इसकी खास बात है। तीसरी जो इसकी खास बात है, तीसरी इसकी ताकत है, जो विशेष खूबी है, वो है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी इसका सुलभ प्रसार है। सुदूरवर्ती क्षेत्र मतलब रिमोट से रिमोट एरिया में जहां टेलीविजन, इंटरनेट आदि नहीं काम करते हैं, वहां पर भी रेडियो की पहुंच है। तो ये सब इसकी कुछ ताकत है, लेकिन वहीं पर कुछ खामियां भी हैं इसमें। क्या खामियां हैं इसमें? पहला तो यही कि रेडियो क्या है, एक रेखीय माध्यम है। अब इसको समझिए, एक रेखीय माध्यम क्या होता है? एक रेखीय माध्यम जिसमें एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है। यानी रेडियो में बोलने वाला तो लगातार बोल रहा, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते। जैसा कि आपने पढ़ा कि संचार क्या है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। एक होता है संचारक, दूसरा होता है प्राप्तकर्ता। दोनों एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन रेडियो में क्या है, संचारक संचार तो करता है लेकिन प्राप्तकर्ता फीडबैक नहीं दे सकता, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। तो ये इसकी कमी है। इसी तरह से रेडियो को सुनते समय बीच में आप रुक करके सोच समझ नहीं सकते हैं। जैसे ही आप रुक करके किसी एक लाइन पे सोचने लगे, तब तक वाचक जो है वो अगली लाइन पढ़ करके निकल जाएगा, समाचार बोलने वाला निकल जाएगा, आपका समाचार छूट जाएगा। इस तरह से आप समाचार को पॉज नहीं कर सकते हैं, रेडियो को पॉज नहीं कर सकते हैं, रुक करके सोच नहीं सकते हैं। अगर एक लाइन नहीं समझ में आई तो दोबारा उसको नहीं सुन सकते हैं। वो जिस क्रम में समाचार वाचक पढ़ रहा है उसी क्रम में आप समाचार को सुनेंगे। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी खामी है कि इसमें दृश्य सामग्री का बिल्कुल अभाव है। केवल सुन सकते हैं, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं देता है रेडियो में। इसीलिए अगर कोई आदमी बहरा है तो उसके लिए तो बिल्कुल बेकार है रेडियो, यानी उसके लिए उपयोगी नहीं है, बहरों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी खामी है। अब आइए चलते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसके अंतर्गत सिनेमा है, टेलीविजन है। टेलीविजन और सिनेमा प्रिंट माध्यम और श्रव्य माध्यम यानी रेडियो और पत्र पत्रिकाओं की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर माध्यम है। इसकी कुछ शक्ति हैं तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, इसकी भी कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी खूबियां क्या क्या है। दृश्य श्रव्य माध्यम यानी टेलीविजन और सिनेमा की खूबियां क्या हैं? पहली खूबी तो यह है कि इसमें श्रव्य सामग्री के साथ साथ यानी सुनाई देने वाली सामग्री के साथ साथ दिखाई देने वाली भी सामग्री होती है। तो हम आंख और कान दोनों का इस्तेमाल करते हैं इसका उपयोग करते हुए, तो ये ज्यादा रोचक और प्रभावशाली माध्यम हो जाता है, हमारे लिए ज्यादा रोचक और प्रभावशाली माध्यम हो जाता है। दूसरी खास बात या दूसरी इसकी खूबी यह है कि यह साक्षर और निरक्षर दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। कोई पढ़ा लिखा हो या न हो, दोनों लोग टीवी देख करके एंजॉय कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसी तरह तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है घटनाओं व दृश्यों की दर्शकों तक सीधी पहुंच। टेलीविजन माध्यम में एक ऐसी चीज है जिसमें लाइव प्रसारण किया जा सकता है, यानी जहां पर जो घटना हो रही है उसको ठीक उसी समय रियल टाइम में सीधे दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है लाइव प्रसारण के माध्यम से। तो ये इसकी एक खूबी है। ये हो गया 3 खूबियां। अब खामियां देखते हैं। खामियां क्या हैं? पहली खामी तो यही कि यह भी एक रेखीय माध्यम, जिस प्रकार रेडियो एक रेखीय माध्यम है, ठीक उसी तरह से टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, सिनेमा भी एक रेखीय माध्यम है। मतलब इसमें संचारक से संचार होता है लेकिन प्राप्तकर्ता अपना फीडबैक नहीं दे सकता। आप केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते, न कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये एक रेखीय माध्यम है, ये इसका एक लिमिटेशन है, एक खामी है। अगली जो खामी है कि इसमें भी आप रेडियो की तरह से देख करके रुक करके सोच नहीं सकते, यानी समाचार देखते समय या सिनेमा देखते समय या टेलीविजन में कुछ भी देखते हुए आप ऐसा नहीं कि रुक करके आप उस पर थोड़ा सा सोच समझ सकें या पॉज कर सकें। आपको लगातार सुनते देखते जाना है, नहीं तो जैसे ही आप किसी एक विषय पर रुक कर सोचने लगे तो आगे कई हिस्सा आपका मिस हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें चिंतन मनन का अवसर बहुत ही कम है। तीसरी जो इसकी विशेषता है
खामी है, तीसरी खामी जो है कि ये प्रसारण में पूर्व निर्धारित समयबद्धता होती है। यानी पहले से प्रसारण का एक टाइम टेबल निर्धारित होता है, कितने बजे समाचार आएगा, कितने बजे खेल आएगा, कितने बजे धारावाहिक आएगा। यानी ये टेलीविजन में पहले से कार्यक्रमों का एक शेड्यूल तय होता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको अपना टाइम निकाल करके देखना है। अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी से अपने समय के अनुसार देखना चाहते हैं तो उसके अनुसार कार्यक्रम नहीं आएगा। जिस समय जो कार्यक्रम टेलीविजन पर निर्धारित है उसी समय आएगा, आपको उसके अनुसार अपना टाइम निकालना है। जबकि न्यूज़पेपर में क्या है कि आपको जब मर्जी तब आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन टेलीविजन में अपने पसंद का कार्यक्रम जब मर्जी तब आप नहीं देख सकते, उसके शेड्यूल के अनुसार देखना होता है। यानी इसमें प्रसारण के लिए पहले से निर्धारित एक टाइम टेबल होता है और उसी टाइम टेबल के अनुसार हमें अपना समय निकालना पड़ता है। तो अगर वो समय हम नहीं निकाल पाते, हमारा समय बिजी है कहीं, तो हम इसका लाभ नहीं उठा सकते। तो ये कुछ इसकी खामियां हैं। अब आइए देखते हैं चौथा जो सबसे ताकतवर जनसंचार माध्यम है वो है इंटरनेट। इंटरनेट में प्रिंट माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम यानी टेलीविजन, सिनेमा, इन सभी की विशेषताएं शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना ताकतवर माध्यम होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि इंटरनेट में कुछ खामी नहीं है, इंटरनेट में कुछ निगेटिव पॉइंट नहीं है। इसमें भी कुछ शक्ति है तो कुछ सीमाएं हैं, कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट की खूबियां। पहली जो खूबी है इंटरनेट में, यह एक बहुआयामी माध्यम है और इसमें एक साथ प्रिंट माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम यानी पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, इन सभी की खूबियां समाहित हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जो चीज है, एक व्यापक विविध सूचना भंडार है इंटरनेट के पास। इंटरनेट के पास जितना व्यापक सूचना भंडार है उतना किसी अन्य माध्यम के पास नहीं है। न तो टेलीविजन के पास है, न रेडियो के पास है और न ही पत्र पत्रिकाओं के पास। बहुत व्यापक सूचना भंडार है। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो गूगल में टाइप कीजिए और जानकारी आपके पास हाजिर हो जाएगी। ये सूचनाएं विविध हैं, मतलब विविधता से भरी हुई हैं, व्यापक हैं, बहुत ज्यादा हैं, मात्रा में भी ज्यादा हैं और प्रकार में भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसको कहेंगे विविध और व्यापक सूचना भंडार है इनके पास। तीसरी खास बात यह है कि इस व्यापक और विविध सूचना भंडार में से आप अपनी रुचि के अनुसार सूचनाओं को, जानकारियों को आसानी से खोज सकते हैं। यानी इंटरनेट पर सर्च इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। उस सर्च इंजन, जैसे गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ऐसे और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं। इन सर्च इंजनों में आप जो भी जानकारी चाहते हैं जैसे ही टाइप करेंगे तो कहीं से भी वो सूचना, किसी भी सर्वर से वो सूचना ढूंढ करके आपके लिए हाजिर हो जाएगी। यानी इतने बड़े व्यापक सूचना भंडार में से बड़ी आसानी से आप सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। ये इसमें सुविधा है। जबकि आप न्यूज़पेपर में आज के 10 साल पहले की कोई सूचना ढूंढना चाहें तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन इंटरनेट पर आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले की भी अगर कोई आर्टिकल, कोई लेख पड़ा हुआ है, आज के कई महीने पहले की कोई खबर है, सूचना है, तो उसको भी आप सर्च करके आज भी आप पढ़ सकते हैं। यानी इंटरनेट पर जो सूचना भंडार है वो स्थायी रहता है, सेव रहता है, उसको आप कभी भी ढूंढ करके पढ़ सकते हैं। और ढूंढने के लिए सर्च इंजन आप की सेंटेंस डालेंगे या की वर्ड डालेंगे और तुरंत वो सूचना आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ खूबियां हैं इंटरनेट की। एक और इसकी सबसे बड़ी खूबी है इंटरनेट की कि यह बहुरेखीय माध्यम है। मतलब इसमें संचारक आपसे संचार करता है और आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे इंटरनेट पर जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको सूचना भेजता है, आप उस सूचना को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, उस पर अपनी राय, अपना कमेंट दे सकते हैं। यानी इसमें स्रोत और संचारक दोनों इंटरेक्शन कर सकते हैं, दोनों तरफ से इसमें इंटरेक्शन हो सकता है। जबकि ये चीज किसी अन्य संचार माध्यम में नहीं है। न तो ये न्यूज़पेपर में है, न रेडियो में है, न टेलीविजन में है, वहां वो सब एक रेखीय माध्यम है। लेकिन इंटरनेट पे आप एज ए श्रोता, एज ए ऑडियंस, आप भी प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। तो ये इसीलिए कहा गया है कि प्रयोगकर्ता द्वारा भी इसमें तत्काल प्रतिक्रिया देना संभव होता है और ये एक बहुरेखीय माध्यम है। तो ये कुछ खूबियां हैं। अब इसकी खामियां देखिए। इसकी खामियां तो कम है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी हैं।
जो समाज को बहुत बुरे तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बहुत व्यापक उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। तो ये खामियां देखिए। पहला जो पॉइंट है, पहली जो खामी है कि व्यापक और विविध सूचना भंडार में से वांछित और उपयोगी सामग्री के चयन की समस्या है। इंटरनेट के पास इतनी ज्यादा जानकारी है कि अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए, आप गूगल में वो सर्च करते हैं, तो उससे जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारियां आपको लाकर आपके सामने स्क्रीन पर रख देगा कि आप उसी में घूमते रह जाएंगे कि कौन सी हमारी वाली जानकारी जो हमें चाहिए वो कौन सी है। यानी बहुत सारी, एक चीज आप डालिए इंटरनेट पर, गूगल में सर्च कीजिए, उससे जुड़ी हुई 50 वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी, वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा। अब आप अलग अलग वेबसाइट में ढूंढिए कि हम जो जानकारी एक्यूरेट चाहते हैं वो एक्यूरेट जानकारी कहां पर मिलेगी, ये आप ढूंढते रहिए। तो इस तरह से व्यापक और विविध सूचना भंडार में से अपने लिए जो जरूरी सूचना है उसको ढूंढने की एक समस्या है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी खामी है कि इसमें इंटरनेट पर बहुत सारी अनुपयोगी, भ्रामक और अश्लील सूचनाएं अवेलेबल हैं। यानी इंटरनेट एक ओपन सोर्स है, कोई भी इंटरनेट पे सूचना अपलोड कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और यहां तक कि कोई वेबसाइट बना करके तमाम लोग अपनी अपनी सूचनाएं डालते हैं। इतने ज्यादा सूचनाओं की मॉनिटरिंग करना संभव नहीं है, और यही कारण है कि बहुत सारी जानकारियां इंटरनेट पर आपको गलत मिलेंगी, जो तथ्यात्मक नहीं है, भ्रामक नहीं है। आप देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे तमाम अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं, गलत वीडियो, फेक वीडियो, जो पुराने वीडियो हैं या कहीं और के वीडियो हैं उसको कहीं और का दिखा करके इंटरनेट पे डाल दिया जाता है, जिससे तमाम समस्याएं खड़ी होती हैं, समाज में अफवाहें फैलती हैं और कई बार दंगे हो जाते हैं, इससे बवाल हो जाते हैं। तो ये सब चीजें समस्याएं हैं। यानी अनुपयोगी जानकारियां भी बहुत सारी इंटरनेट पर हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, किसी और के लिए उपयोगी है पर हमारे लिए नहीं है, या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानकारियां लुभाती हैं और उन जानकारियों के जाल में वो फंस करके अपना समय बर्बाद करता है। भ्रामक या गलत जानकारियां हैं। अश्लील सामग्री भी इंटरनेट पर बहुत सारी है, जिसमें खासकर युवा पीढ़ी और बच्चे जो इसमें भटक करके बहुत सारा अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। यानी खामियां कम है इंटरनेट में, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी खामियां जिसका बहुत व्यापक दुष्प्रभाव समाज पर पड़ता है। अगली जो इसकी खामी है वो है कि अत्यधिक आकर्षण में पड़ करके समय की बर्बादी होती है। इंटरनेट पर इतनी आकर्षक सामग्री पड़ी हुई है कि आप उसमें अगर ढूंढना शुरू करते हैं तो एक चीज आप देखते हैं, फिर दूसरी चीज आपके सामने आती है, उसको ढूंढते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है, फिर तीसरी चीज ढूंढने लगते हैं, फिर उसमें से एक और, यानी एक के बाद एक लिंक में लिंक आपको मिलता चला जाता है और आप उसमें घुसते चले जाते हैं इंटरनेट पे, और सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, और इन आकर्षणों में पड़ करके आपका कीमती समय बर्बाद होता है। सारी जानकारियां आपके लिए उपयोगी हों कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो इतनी आकर्षक लगती हैं जानकारियां कि उसमें एक लिंक के थ्रू दूसरा लिंक, फिर तीसरा लिंक में लिंक आप ढूंढते चले जाते हैं और आपका समय बर्बाद होता है। तो ये अत्यधिक आकर्षण में पड़ करके समय की बर्बादी होती है। और चौथी जो सबसे बड़ी खामी है कि आभासी दुनिया के माया जाल में हम फंस जाते हैं। आभासी दुनिया क्या होती है? जिसको आप वर्चुअल दुनिया कहते हैं। वर्चुअल दुनिया मतलब जो असली नहीं है, जो वास्तविक नहीं है। कैसे फंसते हैं? जैसे आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पता चलता है आपको सैकड़ों फॉलोअर हैं, हजारों फॉलोअर हैं आपके, और उनसे आप चैटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन अपने आसपास अपने घर में लोगों से आप बात करने की फुर्सत नहीं है। अपने माँ बाप से आप बात नहीं करते हैं, अपने भाइयों से बात नहीं करते, अपने पड़ोसी से आपका संबंध अच्छे नहीं, उससे आप बात नहीं कर पाते हैं, और दूर बैठे हुए लोगों से जिसको आप जानते तक नहीं, जिनका असली नाम भी नहीं जानते, जो अपने डीपी में तस्वीरें लगा रखी वो भी सही हैं कि गलत हैं उनको भी नहीं जानते, इसके बावजूद आप उनसे चैटिंग करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो एक तरह से जो वास्तविक दुनिया है, अपना परिवार है, अपने पड़ोसी हैं, इन सब चीजों में आप का समय नहीं लग रहा है, एक वर्चुअल दुनिया में आपका समय लग रहा है। तो ये कुछ इंटरनेट की भी कुछ खामियां हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी खामी है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने देखा कि जिस प्रकार से अलग अलग संचार माध्यम की कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो इन्हीं खूबियों को देखते हुए जब हम अलग अलग संचार माध्यम के लिए लेखन करते हैं
तो उस लेखन में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं। किसी भी जनसंचार माध्यम के लिए लेखन बहुत ही जरूरी होता है। रेडियो में भी जो भी चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं, पहले उसको कोई न कोई लिखता है। टेलीविजन में भी आप जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसको भी कोई न कोई पहले लिखता है। इंटरनेट पर भी जो भी सामग्री अवेलेबल होता है, चाहे टेक्स्ट का सामग्री हो या और भी सामग्री, उसको पहले लिखा जाता है। तो इन चीज़ों के, इन माध्यमों के लिए जब हम लेखन करते हैं तो अलग अलग इनकी विशेषता है, इसलिए अलग अलग बातों को हम ध्यान में रखते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि किसी संचार माध्यम को ले लिया प्रश्न में, जैसे प्रिंट माध्यम के लिए लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, या प्रिंट माध्यम की लेखन की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं, या श्रव्य माध्यम या रेडियो के लिए लेखन की तीन बुनियादी विशेषताएं बताइए, या टेलीविजन के लिए लेखन की 3 बुनियादी बातें बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो का, लेकिन हम आपको तीनों बता देते हैं। प्रिंट माध्यम यानी ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, उसके लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, रेडियो के लिए जब लिखा जाता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, टेलीविजन के लिए लिखा जाता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन तीनों को हम बता देते हैं संक्षेप में। इसमें भी आपको कुछ भी याद रखने की चीज नहीं, बस एक बार समझना है। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। पहला जो हमारा संचार माध्यम हुआ मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट माध्यम, जिसके अंतर्गत ये न्यूज़पेपर आता है और मैगजीन्स यानी पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। तो जब भी हम समाचार पत्र के लिए लिखते हैं या पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं यानी प्रिंट माध्यम के लिए लिखते हैं, तो पहली जो चीज हम ध्यान रखते हैं वह है संक्षिप्त वाक्य होने चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में या पत्रिका में वो चीज छपेगी। देखो, बोलचाल में हम थोड़ी बहुत तो वाक्य विन्यास की गलती हो जाए, थोड़ी व्याकरण की गलती हो जाए तो चलता है, लेकिन जब कोई चीज हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसमें व्याकरण और भाषा की गलती नहीं होनी चाहिए। तो व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता तथा उचित शैली का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह है समय सीमा और आवंटित जगह तथा शब्द सीमा के अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। अब ये क्या चीजें होती हैं, आपके सिर के ऊपर से गुजर गई होंगी। समय सीमा, न्यूज़पेपर में जो खबरें छपती हैं उसकी अपनी एक समय सीमा होती है कि किस समय तक वो खबर आ जानी चाहिए। हर दिन रात को 12 बजे से खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं। तो रात को अलग अलग न्यूज़पेपर का अलग अलग अपना टाइम होता है कि इस टाइम के बाद अगर न्यूज आएगी तो वो नहीं छपेगी, वो अब अगले दिन छपेगी, क्योंकि रात में न्यूज़पेपर छपता है और वो 3-4 बजे तक वो प्रेस से बाहर हो जाता है, बंटने के लिए निकल जाता है। तो जब प्रेस में जब तक वो खबर गई है छपने के लिए प्रिंटिंग मशीन के अंदर, उसके पहले तक एक सीमा निर्धारित होती है। किसी का रात को 11 बजे है, किसी को रात को 10:30 बजे है, अलग न्यूज़पेपर का हो सकता है टाइम। तो उस टाइम के अंदर आपका लेखन पूरा हो जाना चाहिए ताकि प्रेस में वो चीज भेजी जा सके। ये हो गया समय सीमा, यानी समय सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा क्या, आवंटित जगह। न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज छपती है वो अलग अलग ब्लॉक में छपती है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, यहाँ पर देखिए अलग अलग ये न्यूज़पेपर है साइड में आपके, तो इसमें खबर अलग अलग ब्लॉक में छपते हैं। हर खबर के लिए कुछ जगह आवंटित होती है। किस खबर को न्यूज़पेपर में कितनी जगह दी जाएगी ये डिपेंड करता है उस खबर की न्यूज वैल्यू पे। ये न्यूज वैल्यू क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, इसको हम आगे जब न्यूज पढ़ाएंगे, समाचार पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। हर खबर का अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस होता है, कुछ खबर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कुछ कम महत्वपूर्ण होती है, तो इसी के आधार पर उसकी न्यूज वैल्यू निकालते हैं। तो जिस खबर की न्यूज वैल्यू ज्यादा होगी उसको ज्यादा जगह आवंटित करते हैं, जिस खबर की न्यूज वैल्यू कम होती है उसको कम जगह आवंटित करते हैं। उसके लिए एक शब्द सीमा तय करते हैं कि ये खबर जो इतने शब्दों में, इससे ज्यादा शब्द नहीं इसमें निकाले जा सकते हैं, इस खबर को इतने शब्दों में लिखा जाएगा। तो हर खबर की जो जगह और शब्द सीमा तय होती है उसके अनुसार ही उसको काट छांट के उतना ही बड़ा लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत खबर जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और आपने 2 पेज का खबर लिख दिया,
और जो इंपॉर्टेंट खबर है उसको आधे पेज में लिख दिया। ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से खबरों की शब्द सीमा कम और ज्यादा की जानी चाहिए, और कितने जगह में अखबार में उसको कितनी जगह दी जाएगी उसके अनुसार खबरों को छोटा बड़ा किया जाना चाहिए। तो ये एक विशेषता है जो ध्यान रखी जानी चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे? समय सीमा, आवंटित जगह और शब्द सीमा का पालन किया जाना चाहिए। लेखन में सहज प्रवाह होना चाहिए और तारतम्यता होनी चाहिए। जो कुछ भी लिखा जा रहा है समाचार पत्र या पत्रिका के लिए, चाहे वो समाचार है, चाहे लेख है, चाहे रिपोर्ट है, फीचर है, कुछ भी संपादकीय है, कुछ भी लिखा जा रहा है, उसमें एक प्रवाह होना चाहिए, क्रम होना चाहिए। और तारतम्यता मतलब एक दूसरे से बातें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में कुछ और बात कर रहे हो, दूसरे लाइन में आप कुछ और बात कर रहे हो और दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं हो। तो तारतम्यता का मतलब होता है तालमेल। तो आपस में एक तालमेल होना चाहिए। लेखन व प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना चाहिए। आपने लिख तो दिया, अखबार में छपने के लिए या मैगजीन में छपने के लिए लिख तो दिया, लेकिन उसको छपने से पहले एक दूसरा आदमी उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि अपने ही लिखे हुई चीज में अपनी गलती पकड़ में नहीं आती है। इसीलिए एक दूसरा आदमी होता है जिसको एडिटर कहते हैं, वो हर लिखी हुई चीज को एक बार पढ़ता है, प्रूफ रीडिंग करता है और उसमें कोई गलती होती है तो उसको ठीक करता है, सुधारता है। तो एक प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए छपने से पहले। लिखने और छपने के बीच में प्रूफ रीडिंग जरूरी है, जिससे गलतियों और अशुद्धियों को ठीक किया जाए। ये सब कुछ जरूरी बातें हैं। समाचार लेखन, जब भी आप प्रिंट माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हैं तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए और 6 ककारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये उल्टा पिरामिड शैली क्या है और 6 ककार क्या है, ये जब हम समाचार पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे कि समाचार में उल्टा पिरामिड शैली किसको कहते हैं और 6 ककार किसको कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो समाचार पत्र के लिए या पत्रिका के लिए जब आप लिखते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको सारे पॉइंट अगर नहीं भी याद हैं तो भी कम से कम 2 या 3 पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि ये 1 नंबर में है, 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें पूछता है कि प्रिंट माध्यम के लिए लेखन की बुनियादी विशेषताएं बताइए, या समाचार पत्र या पत्रिका के लिए लेखन की कुछ 2 बुनियादी बातें बताइए। इस तरह से सवाल पूछता है। अब चलते हैं रेडियो के लिए, यानी श्रव्य माध्यम के लिए लेखन। आप रेडियो में भी समाचार सुनते हैं, रेडियो में रेडियो नाटक आते हैं, रेडियो सीरियल्स आते हैं और भी कई सारे कार्यक्रम आते हैं रेडियो में अलग अलग तरह के। लेकिन उन कार्यक्रमों को रेडियो पर प्रसारित करने से पहले उसको भी पेपर पे लिखा जाता है और एक आदमी उस लिखी हुई चीज को हाथ में पेपर लेकर पढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम रेडियो के लिए लिखते हैं, तो चूंकि रेडियो एक अलग तरह का संचार माध्यम है, तो उसमें लेखन की एक अलग ही कुछ विशेषताएं होती हैं। उसमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है और यही कारण है कि रेडियो का जो लेखन होता है थोड़ा विशेष होता है। कैसे विशेष होता है वो देखिए। पहली विशेषता ये होती है कि रेडियो के लिए जब लिखा जाता है तो एक A4 साइज के पेपर पर लिखा जाता है, साफ सुथरी और टाइप की हुई चीज होनी चाहिए। यानी लेखन लिखी हुई सामग्री जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए और अच्छी तरह से टाइप की गई होनी चाहिए, हैंड राइटिंग में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति अगर हैंड राइटिंग में, किसी की हैंड राइटिंग पुअर होती है, किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो पढ़ने वाला आदमी लड़खड़ा जाएगा या अटक जाएगा पढ़ते समय और वो एंकरिंग खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी जो टाइपिंग होती है वो ट्रिपल स्पेस टाइपिंग होती है। ट्रिपल स्पेस टाइपिंग क्या होती है, जैसे आपने कंप्यूटर में टाइप किया होगा तो हर वर्ड को लिखने के बाद एक बार स्पेस दबाते हैं। यहां जब रेडियो के लिए लिखा जाता है तो हर शब्द को लिखने के बाद 3 बार स्पेस दबाते हैं, तो हो गया ट्रिपल स्पेस। फिर दूसरा शब्द लिखेंगे, फिर 3 बार स्पेस दबाएंगे, यानी हर शब्द के बीच में जो गैप होता है वो 3 बार स्पेस के बराबर होता है। इसको कहते हैं ट्रिपल स्पेस टाइपिंग। एक लाइन में 12-13 से अधिक शब्द नहीं होते हैं और पेज के चारों तरफ पर्याप्त हाशिया होता है, मतलब कंजस्टेड नहीं लिखा रहना चाहिए ताकि पढ़ने वाला दूर से ही देख करके आसानी से पढ़ सके और पढ़ते समय उसकी जबान कहीं भी लड़खड़ाए ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। जटिल एवं कठिन उच्चारण वाले शब्दों तथा अप्रचलित संक्षिप्ताक्षरों या एब्रिविएशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए या उससे बचना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं, उसका उच्चारण करते समय ये संभावना रहती है कि पढ़ने वाले की जबान लड़खड़ा जाए, तो ऐसे शब्दों का परहेज करना चाहिए। इसी तरह कुछ संक्षिप्ताक्षर होते हैं, एब्रिविएशन होते हैं, जैसे
WTO हो गया, यूनेस्को हो गया, UN हो गया, ये सब तो बड़े सरल एब्रिविएशन है, संक्षिप्ताक्षर हैं। लेकिन कुछ कठिन होते हैं जैसे UAIDA, ICICI या और भी कठिन संक्षिप्ताक्षर हो सकते हैं, तो उनको पढ़ते समय वाचक की जबान लड़खड़ा सकती है। तो ऐसे अप्रचलित या कठिन उच्चारण वाले संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? जटिल एवं कठिन उच्चारण वाले शब्दों तथा अप्रचलित संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए या उनसे बचना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्ताक्षर मतलब शॉर्ट फॉर्म वाले शब्दों को, जैसे UN, ठीक है, यूनेस्को, WTO, WHO, ये सब क्या है? संक्षिप्ताक्षर या एब्रिविएशन इनको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अगर ये काफी जटिल हैं या ज्यादा प्रचलित नहीं है तो इनसे बचना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंबी संख्या वाले शब्दों से बचना चाहिए। अगर समाचार में लंबी संख्या वाले शब्दों को बताना जरूरी भी हो तो उसको अंकों में नहीं लिख करके शब्दों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत लंबी संख्या जैसे लाख करोड़ में, जैसे 35,48,476, ये इस संख्या को रेडियो में अगर पढ़ना है और अंकों में लिखा हुआ है तो पढ़ने वाला व्यक्ति लड़खड़ा जाएगा कि ये लाख में है कि करोड़ में है या हजार में है। तो इसलिए उसकी सुविधा के लिए इसको शब्दों में लिखा जाना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। कई बार ऐसा होता है कि लंबी संख्या वाले जो आंकड़े हैं वो अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी उसमें नहीं महत्वपूर्ण है तो उसको लगभग में बता देते हैं। जैसे 28,99,295, इस संख्या को रेडियो में अगर पढ़ना है तो लगभग 29,000 लिख दिया जाएगा, ताकि अंकों को लंबा करके न पढ़ना पड़े। लगभग 29,000 किया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं एक एक इकाई का काफी महत्व होता है, वहां पर ऐसे अब लगभग में नहीं करेंगे। जैसे आपको धोनी ने लगभग 99 रन बनाए, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां एक एक रन का महत्वपूर्ण योगदान होता है हार जीत के लिए। या इसी तरह जैसे कहीं लोगों की मृत्यु हो गई तो आप कहना लगभग 74 लोग मारे गए, ऐसा नहीं, वहां आपको एग्जैक्ट 74 ही बोलना है। ठीक है, तो जहां जरूरी नहीं है या लगभग बोलने से काम चल सकता है तो वहां लंबी संख्याओं को लगभग में बोला जा सकता है। तो लंबी संख्याओं को शब्दों में लिखा जाना चाहिए तथा बड़ी वित्तीय राशियों को उनके नजदीकी पूर्णांक में बताया जाना चाहिए, ये एक विशेषता है। अधिक आंकड़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। आंकड़ों को अलग अलग बताने की बजाय तुलनात्मक रूप से बताया जाना चाहिए। कई बार आंकड़े बताए जाते हैं, जैसे पिछले साल गेहूं का उत्पादन 80,000 टन हुआ था, इस बार गेहूं का उत्पादन 86,000 टन हुआ है। अब इस तरह से बताने की अपेक्षा इसको रेडियो समाचार में कैसे बताएंगे? पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15% बढ़ करके 86,000 टन हो गई है, ऐसे बताएंगे। यानी प्रतिशत में जब भी आप बताते हैं तो दो आंकड़ों के बीच में कंपैरिजन पैदा होता है, तो ऐसे कंपैरेटिव फॉर्म में हमको बताना चाहिए। ये सब तरीका है। डेडलाइन और संदर्भ का उपयोग व्यवहारिक रूप से किया जाना चाहिए। ये डेडलाइन क्या है और संदर्भ क्या है, ये जब न्यूज पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अब मोटा मोटा आप समझ लीजिए, डेडलाइन का मतलब होता है किसी समाचार को बताते समय ये भी बताना पड़ता है कि वो घटना कब की है। ठीक है, तो इसमें रेडियो समाचार में घटना कब की है ये बताते समय तारीख नहीं बताते, दिनांक नहीं बताते। वो कैसे बताते हैं? जैसे पिछले शनिवार, गत रविवार को, या पिछले सप्ताह, या गत महीने, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं लिखेंगे कि 14 नवंबर को ये घटना घटित हुई, ऐसा नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? पिछले उस दिन कोई दिन रहेगा तो दिन का नाम लेंगे, पिछले रविवार या पिछले सप्ताह ये घटना घटित हुई। तो पिछले सप्ताह, पिछले रविवार, पिछले महीने, इस तरह से बताएंगे, न कि डेट बताएंगे। तो ये हो गया व्यवहारिक रूप से डेडलाइन का उपयोग। इसी तरह संदर्भ का भी उपयोग, स्थान आदि का भी उपयोग करते हैं। रेडियो के लिए समाचार लेखन की जो शैली है वो भी उल्टा पिरामिड शैली ही होती है, और उसमें भी 6 ककारों का समावेश होता है। तो ये उल्टा पिरामिड शैली और 6 ककार आपको हम न्यूज पढ़ाते समय बता देंगे। तो फिलहाल इसमें जो 2-4 पॉइंट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको सारे पॉइंट नहीं भी याद होते तो भी कम से कम 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी संचार माध्यमों के लिए लेखन की बात होती है तो रेडियो वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है कि रेडियो के लिए लेखन की 3 बुनियादी बातें बताइए। तो आप पहली चीज बताएंगे, इसमें ट्रिपल स्पेस टाइपिंग का प्रयोग किया जाता है। टाइप की हुई साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए।
और जटिल उच्चारण वाले तथा कठिन संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बड़ी संख्याओं को लगभग पूर्णांक में बताया जाना चाहिए और संख्याओं को अंकों में न लिख करके उसको शब्दों में लिखा जाना चाहिए। और इसी तरह डेडलाइन संदर्भ का भी आप बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन कम से कम पहले जो 3 पॉइंट हैं इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब देखिए, टेलीविजन के लिए लेखन, जब भी टेलीविजन के लिए हम लेखन करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि टेलीविजन समाचारों के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। उसमें ड्राई एंकर है, एंकर विजुअल है, एंकर पैकेज है, एंकर बाइट है। तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट हैं। इन कंपोनेंट को अलग अलग कहां पर और कब शामिल करेंगे इसको बड़ा ध्यान में रखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। अब क्या क्या चीजें इसमें ध्यान देनी है। टेलीविजन एक दृश्य माध्यम है, अतः इसके लिए समाचारों का स्क्रिप्ट लिखते समय दिखाए जाने वाले दृश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी जो दृश्य टेलीविजन पर दिखाया जाएगा उसी के अनुसार उसका वर्णन लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं टेलीविजन पे कुछ और दृश्य दिखाया जा रहा है और उसके साथ जो स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा है वो कुछ और पढ़ा जा रहा है, दोनों में आपस में तालमेल नहीं है, मैचिंग नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्क्रिप्ट और टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले विजुअल दोनों में आपस में तालमेल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। दृश्यों के अनुकूल वर्णन होना चाहिए और दृश्यों में जो चीज स्पष्ट दिख रही है उसका वर्णन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पार्श्व पहलू का वर्णन होना चाहिए। अब इसको समझिए, क्या होता है पार्श्व पहलू। टेलीविजन पर दृश्य दिखाए जाते हैं और पीछे से साउंड आता है जो उस दृश्य का वर्णन करता है, उसको नरेट करता है। तो ये जो वर्णन होता है, ऐसा नहीं कि जो टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है वही चीज वर्णन भी करे। जैसे कहीं आग लगी हुई है और टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है कि किसी दुकान में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड उसको बुझा रहा है, तो इस खबर को अगर दिखाया जा रहा है और एंकर ऐसे कह रहा है कि ये देखिए दुकान में आग लगी हुई है, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, फायर ब्रिगेड वाले बुझा रहे हैं आग को, तो अगर इस तरह से वो एंकरिंग करता है तो ये स्क्रिप्ट अच्छा स्क्रिप्ट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर तो खुद ही दिख रहा है कि आग जल रही है, ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, इसका वर्णन करना एक अनावश्यक कथन माना जाएगा। तो वर्णन क्या करना है? जो चीज स्क्रीन पर देखने से नहीं पता चल रही है उसका वर्णन करना है। जैसे आपको यह बताना है कि ये जो आग लगी हुई है ये दिल्ली के कनाट प्लेस की एक दुकान है, ठीक है। इस दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। यानी स्क्रीन पर आग तो लगी हुई है दुकान में, ये तो दिख रही है, लेकिन वो किस जगह लगी हुई है ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो जो स्क्रीन पर देख करके नहीं पता चल पा रहा है वो स्क्रिप्ट में वर्णन किया जाना चाहिए, न कि जो चीज ऑलरेडी दिखाई दे रहा है उसका वर्णन होना चाहिए। ये इसकी खास बात है, वर्णन शैली की विशेषता है। इसको कैसे लिखेंगे? विजुअल में यानी वीडियो में जो चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है उसका अनावश्यक कथन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसमें जो छिपा हुआ पहलू है, जो पार्श्व पहलू है, उसका वर्णन किया जाना चाहिए, उसके वर्णन को महत्व दिया जाना चाहिए। टीवी पर खबरों को कई तरीकों से दिखाया जाता है, इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे नई नई तकनीकी आ रही है तो खबर प्रस्तुत करने के तरीके बदल रहे हैं। जैसे ड्राई एंकर के साथ फोन इन का प्रयोग होता है, बाइट का प्रयोग होता है, विजुअल का प्रयोग होता है। तो कहां पर बाइट आएगा, कहां पर विजुअल आएगा, कहां पर फोन इन आएगा, इनके लिए जगह जगह पर संकेत लिखे जाते हैं ताकि जो रीडर है, जो समाचार वाचक है, उसको पता चल सके कि कितना हमको रीड करना है, उसके बाद कितना जो है हमारा रिपोर्टर रीड करेगा, उसके बाद कहां पर विजुअल आएगा, कहां पर बाइट आएगा, उसको पता रहे। ये सब इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि टेलीविजन पर जो न्यूज रीडर पढ़ रहा होता है वो सब अपने उसको याद है, सब अपने मन से पढ़ता है? ऐसी बात नहीं होती है। टेलीविजन पर जो वाचक या जो समाचार वाचक या रीडर जो पढ़ता है समाचार को, उसके सामने दूर एक टेली स्क्रीन होती है, एक बड़ा सा स्क्रीन होता है और उस पर सारी खबरें लिखी हुई आती हैं। ये लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, उन पर वो लिखी हुई खबरों को पढ़ता है और उसी लेखन में अलग अलग संकेत छिपे होते हैं और उन संकेतों के माध्यम से वो बताता है कि कहां पर हमको अपने रिपोर्टर से बात करानी है,
कहाँ पर हमको विजुअल दिखाने हैं, कहाँ पर ब्रेक लेना है, कहाँ पर हमको किसी का बाइट सुनवाना है, ये सारी चीजें अलग अलग चिन्ह उसमें बने रहते हैं, संकेत बने रहते हैं, जिसके माध्यम से वो ऑपरेट करता है। और उस टेली स्क्रीन को एक अलग से ऑपरेटर ऑपरेट करता है। उस ऑपरेटर के पास भी एक लिखा हुआ पूरा पर्चा होता है, डिजाइन होता है कि कहाँ पर उसको वो क्रम से ऑपरेट कर सके। ऐसा नहीं कि स्क्रीन पर जो चीज दिखाई दे रही है, पढ़ने वाला रीडर उसको पढ़कर खत्म कर दिया और उसके स्क्रीन पर वही चीज अभी भी दिखाई दे रही है तो वो रुक जाएगा। तो जैसे जैसे वो पढ़ रहा है वैसे वैसे स्क्रीन आगे जानी चाहिए ताकि लिखी हुई सामग्री आगे बढ़ती रहे। तो उसको ऑपरेट करने वाला अलग ऑपरेटर होता है। और रीडर यानी जो स्क्रीन पर जो रीड कर रहा है समाचार वाचक, उसमें और जो टेली स्क्रीन का ऑपरेटर होता है, दोनों में काफी एक तालमेल होता है और आपसी तालमेल के साथ वो स्क्रीन को मैनेज करते हैं, तब टेलीविजन के समाचार पढ़े जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं टेलीविजन के लिए लिखते समय। ये जो फोन इन, विजुअल और नेट साउंड क्या होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हमने बताया कि आगे की वीडियो में इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे ये एक स्क्रिप्ट है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक टेलीविजन के लिए एक न्यूज का स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट में दिखा हुआ है, एक लिखा है WHO, फिर स्क्रिप्ट लिखा हुआ, फिर विजुअल लिखा हुआ है, WHO के नीचे लिखा हुआ प्रेजेंटर, फिर उसके बाद रिपोर्टर, फिर उसके सामने उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई। यानी प्रेजेंटर जो रीडर होता है, जो न्यूज एंकर होता है, वो कितना चीज पढ़ेगा और जब वो पढ़ रहा होगा तो टेलीविजन स्क्रीन पे कौन सा दृश्य दिखाया जाएगा, ठीक है, तो वहां लिखा हो स्टूडियो का दृश्य दिखाया जाएगा। उसके बाद रिपोर्टर पढ़ेगा, रिपोर्टर रिपोर्ट देगा, रिपोर्टर क्या स्क्रिप्ट पढ़ेगा और रिपोर्टर जब बता रहा होगा तो उसके समय टीवी स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा। इस तरह से बांट के दिखाया जाता है इन चीजों को। तो ये कुछ खास चीजें, आपको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आपको जो मेन चीजें हैं वो ये पढ़नी है, फ्लैश क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है, ड्राई एंकर क्या होता है, फोन इन क्या होता है, एंकर विजुअल क्या होता है, वॉइस ओवर क्या होता है, नेट साउंड क्या होता है, एंकर बाइट क्या होता है, लाइव और एंकर पैकेज क्या होता है। ये चीजें, वीडियो काफी लंबा हो गया, इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए बस यहीं पे रुकते हैं। ये जो अगला जो टॉपिक है, टेलीविजन समाचारों के विभिन्न घटक, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 2 नंबर का पूछा ही जाता है, अनिवार्य रूप से हर साल पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।